हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेहद बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं कपिल शानिल है आज की नई क्लास में। आज की जो हमारी क्लास होगी वो साइंस की क्लास होगी और साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। हम उसको रिवाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी के लिए मैसेज है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बात तो। ठीक है, उसके साथ डेली क्लासेस हमारी है, उनसे जुड़ने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन से आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, क्लास मिस नहीं होगी, आपकी पढ़ाई में रेगुलरिटी आएगी। ठीक है। दूसरा, आप अगर जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज जो है वहाँ यहाँ पर आती है, तो आप उसके लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर देने के लिए, मेहनत का उत्तर मेहनत से, रेगुलरिटी का उत्तर रेगुलरिटी से और संघर्ष का उत्तर संघर्ष से देने के लिए हमसे जुड़ जाइए। द डे यू आर वेटिंग फॉर इज टुडे। हर दिन एक नई शुरुआत है। नई शुरुआत करने के लिए अगर अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो आज से शुरुआत कर लीजिए। हर दिन आपको एक अवसर देता है, इस दिन का फ़ायदा उठाइए। पहले की पास्ट में नहीं पढ़े हैं उस बोझ को ख़त्म कीजिए, अब आगे बढ़िए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। रेड रोज इन ग्रीन लाइट विल अपीयर एज वट। हरी लाइट में, ये तो क्वेश्चन मुझे लगता है हो चुका है। हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पिछली क्लास में ही हो चुका है। वी कैन सी मून इन स्काई बिकॉज ऑफ वट। हम आसमान में चांद किस वजह से देख पाते हैं। इट इज इट्स लाइट इज मोर, इसमें इसकी रोशनी ज़्यादा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, इसकी सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, ये आपको बताया था पिछली क्लास में। और डिफ्यूजन ऑफ लाइट, प्रकाश का डिफ्यूजन हो जाता है। देखिए, इट इज मोर, लाइट इज मोर, ये ऑप्शन पे हम सोच सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हमें समझने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। और उसके साथ साथ जो सैटेलाइट है जैसे मून है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये है कि स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है। प्लैनेट्स और सैटेलाइट की अपनी लाइट नहीं होती। तो पहला ऑप्शन कट जाएगा कि इट्स लाइट इज मोर, क्योंकि इसके पास अपनी लाइट होती नहीं, तो इस ऑप्शन को काटिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, इसकी सतह से प्रकाश का परावर्तन, ये सही रहेगा क्योंकि इसकी अपनी लाइट नहीं होती है। इसकी वजह से कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखाई देती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। मैंने पहले भी बताया था कि एक अंधेरा कमरा है, मान लीजिए आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो पहले उसके ऊपर लाइट डालेंगे बैटरी से, तब आपको दिखाई देगी। तो उस मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और ये ऑब्जेक्ट है, तो आप कोई लाइट इस पर डालिए तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज जो है उसके ऊपर आएगी। ठीक है। और वहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होना बहुत जरूरी है किसी चीज़ को देखने के लिए। और ये सही बात है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट सरफेस सही होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये डायमंड्स की चमक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। डायमंड्स है या आपने कोई झूमर लगाया हुआ है, ठीक है, रूफ प्रिज्म जिसको कहते हैं, रूफ प्रिज्म में जो चीज़ें चमकती हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। ये इसी की वजह से होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। एंडोस्कोपी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज किया जाता है। तो इन सभी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज किया जाता है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट क्या है, कभी कभी क्या होता है कि एक दीवार है बीच में और इसके सामने एक दीवार पर एक बल्ब लगा हुआ है, उससे लाइट जल रही है। तो देखा जाए तो लाइट सीधी दिशा में मूव करती है। ठीक है। तो लेकिन और यहाँ पर देखिए ये लाइट जो है बस इतना एरिया को कवर कर सकती है इस, लेकिन इस एज से थोड़ा थोड़ा प्रकाश हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और यही कारण है, इसे कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ लाइट। और इसी की वजह से सूरज के निकलने से पहले हमें रोशनी दिखाई देने लग जाती है। सूरज की लाइट अभी एंटर नहीं कर रही है लेकिन डिफ्यूजन हो जाता है उस लाइट का हमारे एटमॉस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। रॉकेट रॉकेट किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट हम छोड़ते हैं रॉकेट लॉन्चर से, या अगर हम कोई सैटेलाइट भी छोड़ते हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसे कहते हैं, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे न्यूटन का पहला लॉ भी कहा जाता है।
लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन का पहला लॉ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ये कहता है अगर कोई वस्तु या तो रेस्ट पे है या वो कोई वस्तु मोशन में है, ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन में ये अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ये रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ, इसे कहते हैं जड़त्व, यानी कि अपनी स्टेट को, अपने इस गुण को मेंटेन करने की कैपेसिटी को कहते हैं जड़त्व। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया और ये इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। तो ये इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है, जब तक इस पे कोई बाहर से बल न लगाया जाए। तो यहाँ पर ये लॉ ये कहता है, तो ये इसका कारण नहीं बनता है। पास्कल का नियम जो है वो प्रेशर ऑन लिक्विड पे काम करता है। लिक्विड पे अगर प्रेशर डाला जाता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसमें आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल बताया था हमने, और हाइड्रोलिक जेसीबी मशीन जो होती है उनका एग्जांपल बताया था, हाइड्रोलिक प्रेस का एग्जांपल आपको बताया था। ये भी नहीं, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है वो कोई चीज़ तैरेगी या नहीं तैरेगी, ठीक है, स्विमिंग और तैरने और सेलिंग पे उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल, आप देखिए गुब्बारे में हवा भरिए और उसको फिर उसको एकदम से छोड़ दीजिए तो ये गुब्बारा नाचते हुए आगे कूदेगा, क्योंकि जो हवा पीछे की तरफ जा रही है ये इसको ऊपर की तरफ भी फेंक रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी फेंक रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेम चीज आप रॉकेट में देखेंगे, दिवाली के रॉकेट में भी जो गैस नीचे की तरफ जा रही है वो इसको ऊपर की तरफ पुश भी कर रही है, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू, बताइए, आप अपना आइडिया लगाइए, जी की वैल्यू कहाँ पर सबसे ज्यादा होगी? देखिए जहां पर एक्सेलरेशन जो होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, उसका एक फार्मूला होता है जिसको आप याद रख सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इस फार्मूले को बनाया गया, इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, ठीक है। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला है m1 इंटू m2 बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे r। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी कि मास बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ेगा। और अगर इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होगा। जो चीज़ें ज़्यादा दूर है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लेकिन जो चीज़ें पास में है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है। पहली चीज़ ये समझिए, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा तो उसके कारण जी की वैल्यू, जो खिंचाव होता है किसी वस्तु का, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर थी धरती के, तो ये इसको खींच रही है, जैसे जैसे पास में आएगी और तेज़ी से खींचेगी और तेज़ी से खींचेगी, तो ये एक्सेलरेशन जो हो रहा है, दिस एक्सेलरेशन इज नॉट नॉर्मल, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होगी? आप पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू, ग्रेविटेशन की वैल्यू अगर समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर ज़्यादा होगी। मान लीजिए कोई भी वस्तु ऊपर से गिर रही है, ठीक है, तो ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r। तो f फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन g m1 m2 बाय r स्क्वायर हो गया, यानी कि r की वैल्यू ज़्यादा है। अब वो वहाँ पर यहाँ पर पहुँच गई तो R मिनिमम हो गया, R मिनिमम हो गया तो यहाँ पर फोर्स जो है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अब इसके कंपैरिजन में, इस पोजीशन के, ए पोजीशन के कंपैरिजन में बी पोजीशन पर जी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के ऊपर, अब वो द सरफेस, ऑन द सरफेस, तो ये हो गया। तो ये वाला ऑप्शन तो कट रहा है क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया आर की वैल्यू ज़्यादा थी, तो जी एफ की वैल्यू भी जो है कम हो जाएगी और जी की वैल्यू उस हिसाब से कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इसका सेंटर है, तो इसके बीच में ये जो इतना सारा मास है पृथ्वी का, ये इसको खींच रहा है। तो अगर इसको फ्री फॉल करने दें, नीचे की तरफ आने दें,
तो अब ये मास, अब इसको खींचने के लिए ये मास काम करेगा, m की वैल्यू घट गई है। ठीक है, अगली सिचुएशन ये होगी कि ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, बॉडी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो अब m की वैल्यू जो है वो जीरो हो गई है, m1 की वैल्यू जीरो हो गई है। तो m की वैल्यू घटते ही f की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इसका मतलब नीचे आते आते सेंटर की तरफ जो खिंचाव है वो कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी लेस g बनेगा और यहाँ पर भी लेस g बनेगा। मैक्सिमम g ऑन द सरफेस होगा। ठीक है, मैक्सिमम जी ऑन द सरफेस होगा। अब ऑन द सरफेस नहीं होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होगा। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ भी नहीं हो, पृथ्वी के केंद्र में भी नहीं है। बता दिया मैंने, कारण भी बता दिया है कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब पृथ्वी के सरफेस पे मैक्सिमम है, उसमें भी ये पूछता है कि अर्थ के पोल पे सबसे ज़्यादा जी की वैल्यू होगी या इसके इक्वेटर पर। तो आप सभी जानते हैं कि पोल का जो डायमीटर है, सेंटर से इसकी अगर हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है, तो पोल की त्रिज्या थोड़ी सी कम है। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन की वजह से एक फोर्स वर्क करता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जितनी भी बॉडी होती हैं और सर्कुलर मोशन में होती है, उन पे दो फोर्स काम करते हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा है यहाँ पर इक्वेटर वर्क कर रहा है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से चीज़ें बाहर निकलने की टेंडेंसी करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चीज़ें अंदर की तरफ खिंचाव किया जाता है। तो ये दोनों सर्कुलर मोशन में अगर ये फोर्स काम नहीं करेंगे तो बॉडी अपने आप स्टेबल नहीं रहेगी और वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाए रखती है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ खिंचाव यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका और इसका डायमीटर, जो इक्वेटर वाला डायमीटर है उसमें लगभग 44 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये यानी कि इक्वेटर का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ इक्वेटर, अगर इसमें से डायमीटर ऑफ पोल को घटाए तो लगभग 44 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। ये ज़्यादा बड़ा है। इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ ज़्यादा खींच रहा है और ये बाहर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी, मास तो उतना ही है, और इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है। इन सरफेस की बात कर रहे हैं, जब सरफेस पे चीज़ रखी हो तो उसमें भी डिफरेंस दिखाई देगा। पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा है और सरफेस पे जी की वैल्यू कम है। चलिए, 3 क्वेश्चन हो गए। वाई रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल। रेड कलर का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में क्यों किया जाता है? इट्स स्कैटरिंग इज मोर, इसकी स्कैटरिंग अधिक हो जाती है। इट्स स्कैटरिंग इज लेस ड्यू टू हाई वेवलेंथ, उच्च तरंग दैर्घ्य के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। इट्स रिफ्लेक्शन इज लेस, इसका प्रतिबिंब कम हो दिखता है। इट्स रिफ्रैक्शन इज मोर, इसका अपवर्तन अधिक होता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है कि आपने भी देखा था, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि सुबह और शाम सूरज की किरणें लाल क्यों दिखाई देती है, सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, जबकि जब दोपहर होती है ऑन द टॉप ऑफ आवर सर्फ, हमारे सिर के ऊपर होता है तो वो सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर बताया था कि एक फिनोमेना होता है लाइट का जिसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसकी खोज सीवी रमन ने की थी, जिसके लिए इनको भारत के हैं नोबेल प्राइज़ मिला था और भारत ने बाद में इसको भारत रत्न भी दिया। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो दिखने वाली लाइटें हैं, जो वाइट लाइट जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें सबसे कम वेवलेंथ वाला है। वेवलेंथ यहाँ सबसे कम है और नीचे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, वो सबसे पहले टूटने लग जाता है। रास्ते में रुकावटें मिलेंगी उसको एटमॉस्फेयर के अंदर, बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आखिर में सूरज की किरणें हमें बहुत सारा एटमॉस्फेयर पास करना पड़ेगा। सुबह के टाइम एटमॉस्फेयर ज़्यादा पास करना पड़ता है क्योंकि सूरज यहाँ पर होता है, और दोपहर में कम एटमॉस्फेयर पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इतने बड़े एटमॉस्फेयर में को पास करने के लिए बीच में रुकावटें हैं, धूल के कण हैं, बादल हैं, एयर पार्टिकल्स है, तो वो स्कैटरिंग करेंगे तो सूरज रेड कलर का दिखाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में, और यहाँ पर दोपहर में वाइट कलर का। तो यही चीज़ जो हो जाती है डेंजर सिग्नल में, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, ये सबसे लेट टूटेगा। ठीक है,
तो इसलिए रेड कलर का परक्यूडेंट सबसे कम होगा। स्कैटरिंग इज मोर गलत है। स्कैटरिंग इज लेस ड्यू टू हाई वेवलेंथ, ये हमारा आंसर हो गया। इट रिफ्लेक्शन इज लेस, ये गलत है। और इट रिफ्रैक्शन इज मोर, ये भी गलत है। तो डेंजर सिग्नल में रेड का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। रीजन ये है कि इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक है विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट में। बैट फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फिनोमिना कॉल्ड एज व्हाट। चमगादड़ कौन सी परिघटना की सहायता से उड़ते हैं जिसे कहते हैं इकोलोकेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन या ग्रेविटेशन। बैट्स जो हैं वो कौन से फिनोमेना की हेल्प से उड़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखिए, जो चमगादड़ होते हैं वो एक परिघटना की सहायता से उड़ते हैं जिसका नाम है इकोलोकेशन। चमगादड़ जो होते हैं वो उनकी आईज नहीं होती है, ठीक है, वो देख नहीं पाते हैं। तो वो कुछ वेव्स निकालते हैं, रेडियो वेव्स, जो कि सामने के ऑब्जेक्ट से टकराकर उनको वापस सिग्नल देती है। इससे वो आइडिया लगाते हैं कि सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। अगर वो ज़्यादा दूर है तो वो सीधे फ्लाई करते चले जाते हैं, और अगर वो पास में ही है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो इकोलोकेशन सही आंसर है। फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन that take place in which CO2 plus H2O, CO2 from atmosphere and H2 from the soil is absorbed by the trees, and trees में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लास्टिड के अंदर होता है। प्लांट सेल में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है प्लास्टिड, जी एनिमल सेल में नहीं होता। प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, क्लोरोफिल, क्रोमोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल कैटलिस्ट का काम करता है। इसकी प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे अपना खाना बनाते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर से बनी है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, क्लोरोफिल एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है और बाद में रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फर्मेंटेशन जिसे किण्वन कहते हैं, ये बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है। जो ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, यीस्ट वगैरह की मदद से उसको जो है चीज़ें खम जाती है तो उसको यूज़ किया जाता है। और फिर ये यीस्ट क्या करता है, उसी आटे के अंदर बहुत सारी CO2 को रिलीज़ करता है, और वो CO2 रिलीज़ होने की वजह से उस ब्रेड के अंदर बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, ब्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेविटेशन, ये कोई भी बॉडी है वो दूसरे को अपने तरफ खींचती है, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमारा सही आंसर तो हमें मिल गया, बाकी फिनोमेना भी हमने याद कर लिया। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। स्टेथोस्कोप वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। स्टेथोस्कोप जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, डिफ्यूजन ऑफ साउंड या इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, साउंड का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। मीडियम है, इसकी डेंसिटी अलग है और दूसरे मीडियम की डेंसिटी अलग है, तो तभी ये कहेंगे एक मीडियम से दूसरे में गए हैं, ठीक है। तो इसमें इसे क्या ये वो होगा। लेकिन स्टेथोस्कोप आपने देखा है कि आपकी जो हार्ट बीट नापते हैं तो आपके चेस्ट पर इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर के पास जो है उसका दूसरा एंड होता है, और उससे वो कानों में डाल के सुनता है। तो इसमें कहीं पर भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं गया, एक बार एंटर कर गया तो कर गया। रिफ्रैक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये ठीक है, साउंड की वेव्स रिफ्लेक्ट हो के सरफेस से और यहाँ तक पहुँचती है, दिस इज ठीक है, ये ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ साउंड ये गलत है, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं। वाई लीव्स अपीयर ग्रीन टू अस। पत्तियां हमें हरी क्यों दिखाई देती हैं। पहला तो कारण ये है कि उसमें एक पिगमेंट होता है, बायोलॉजिकल रूप से देखे तो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर है, लेकिन इसका भी क्यों दिखाई देता है, अब ये फिजिक्स पे बात करेंगे। लीव्स रिफ्लेक्शन ऑल कलर ऑफ लाइट। लीव्स सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, अगर ऐसा होगा तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा, ये नहीं होगा इसका मतलब। लीव्स रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर एंड एब्जॉर्ब ऑल कलर, बिल्कुल किसी चीज़ का कलर वही होता है जो रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो 7 कलर जो होते हैं विबग्योर वाले, उन कलर्स में से लीव्स क्या करते हैं, बाकी सारे कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बस एक कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं जो ग्रीन कलर होता है, इसकी वजह से ही रिफ्लेक्शन की वजह से उसका वो कलर दिखाई देता है।
लीव अब्जॉर्ब ग्रीन कलर एंड अब्जॉर्ब ऑल अदर कलर, ये गलत है, ये तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर सारे के सारे कलर की लाइट को अब्जॉर्ब कर ले तो बॉडी ब्लैक कलर की दिखाई देगी। लीव्स अब्जॉर्ब ऑल कलर ऑफ लाइट, पत्तियां प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। स्काई इन स्पेस अपीयर्स, कैसा दिखाई देता है स्काई स्पेस में? तो हमने बात की थी पहले क्लासेज में, साइंस की क्लासेज में, तो उसमें कहा था कि जो हमारी अर्थ है, तो इसमें जब सनलाइट प्रवेश करती है, एंटर करती है, तो यहीं से एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने लग जाता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने की वजह से स्टार्टिंग में ही वायलेट कलर टूट जाता है, उसके बाद इंडिगो भी स्कैटर हो जाता है। इंडिगो स्कैटर होने की वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो यानी कि एटमॉस्फेयर का रोल है इसमें, एटमॉस्फेयर ने ही स्कैटरिंग की है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना होने की वजह से जो स्पेस होता है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। स्पेस का कलर असल में ब्लैक है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर देखेंगे तो आपको कहीं पर भी नीला आकाश नहीं दिखाई देगा, आपको ब्लैक कलर का स्काई दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो इसका सही आंसर है कि ब्लू कलर का, कभी कभी इंडिगो लिखा मिलता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। दूसरा, जो जितनी वाटर बॉडीज होती है, वो वाटर बॉडीज सारी की सारी ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जितनी वाटर बॉडीज हैं वो ब्लू कलर की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई। स्काई ब्लू कलर का है तो उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई देता है, इसकी वजह से वो ब्लू कलर होता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से वो स्काई ब्लू होता है। एट मून वी कैन जंप मोर हायर एज कम्पेयर टू अर्थ, बिकॉज हम जितनी छलांग ऊंची छलांग ऊंची कूद लगा सकते हैं अर्थ के ऊपर, उसके कंपैरिजन में चांद पर हम उससे भी ज़्यादा ऊंची छलांग और लंबी छलांग लगा सकते हैं। इसके कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज मोर देन अर्थ, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से अधिक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो एट मून, चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल शून्य होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लेस एट मून एज कंपेयर टू अर्थ, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। या अर्थ हैज जीरो ग्रेविटी। देखिए, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये m1 हो गया, और हम अगर इस पे कूद रहे हैं, इस पे छलांग लगा रहे हैं, m2 हो गया। तो अगर अर्थ का मास ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है m1 और m2 इससे बनता है। ठीक है, आर स्क्वायर तो जीरो ही लगभग मिनिमम हो गया सेंटर से। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी वैल्यू, ये जी इधर आएगा, बहुत ज़्यादा होती है। तो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, और मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑफ अर्थ इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। और अगर जी की वैल्यू वहाँ पर देखें तो जी ऑफ अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर जो मून की जो ये भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये त्वरण जो होता है ये अर्थ की वजह से होता है। तो अगर देखें तो चांद का जो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो है 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 कम है, 1/6 वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप कूदेंगे तो वो आपको नीचे की तरफ कम खींचेगा, तो आपको इसके वजह से जो है, ये देखिए, ये जीरो नहीं है भाई, जीरो तो नहीं है क्योंकि चांद का मास है, ये भी नहीं है, तो ये एज कम्पेयर टू अर्थ ये वाली तुलना में जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो है कम है, इसकी वजह से हम ज़्यादा ऊंची छलांग लगा पा जाते हैं। विच कलर इन विजिबल लाइट शो वेरी लेस स्कैटरिंग, इन कलर्स में जो है विजिबल लाइट के कलर्स में कौन सबसे कम स्कैटरिंग दिखाएगा, सबसे लेट स्कैटरिंग दिखाएगा? तो फिर से हम विपग्योर बना लेते हैं और यहाँ से आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहले तो ये बताइए कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे कम होती है और यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा वेवलेंथ वाला लेट टूटता है, इसका मतलब रेड जो है वो सबसे कम टूटेगा। सबसे पहले वायलेट टूटेगा, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। तो बाकियों को काट दीजिए। सबसे लेट स्कैटरिंग कौन दिखाएगा? रेड दिखाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज क्लास को यहीं रोकते हैं क्योंकि कुछ कोर्स पे काम हो रहा है, वो कोर्स
को कंप्लीट करने की कोशिश हो रही है तो 10 क्वेश्चन की ही क्लास रखेंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन से आपको लगभग 20 क्वेश्चन तो हमने करवा ही दिए हैं। बेसिक साइंस की क्लासेज आती रहेंगी, ठीक है। और जैसे ही ईवीएस का कोर्स इस वीक कोशिश है कि ईवीएस का जो है 95% तो एटलीस्ट ख़त्म हो ही जाए, फिर हम साइंस की क्लासेस जो हैं वो केवीएस ओरिएंटेड और ज़्यादा जो है ओरिएंटेड करेंगे। बाकी ये बेसिक साइंस की क्लासेस जो करवाई जा रही हैं ये आपको एईएस को ध्यान में रखते हुए करवाई जा रही है। बाकी बाकी कोई एसएससी की तैयारी या बाकी तैयारी में तो काम आएगा ही, लेकिन एईएस और इसरो को ध्यान में रखें तो यहाँ बेसिक साइंस की क्लासेस आपको हेल्पफुल होंगी। इसके अलावा ये डीएसएसबी में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। इस यहाँ के कुछ टॉपिक केवीएस में भी हेल्पफुल हैं, लेकिन केवीएस में भी कुछ भी हो सकता है लाइट के फिनोमिनन को या बाकी चीज़ों को और भी ज़्यादा शामिल करें केवीएस अगले तरी उसमें, तो आपको ये हेल्पफुल करेगा। तो क्लासेस ज़रूर करें, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जीएस की तरह, नॉर्मल जीएस की तरह साइंस की समझ में आएंगी। बहुत स्लोली पढ़ाया जाता है, बहुत आराम से समझाया जाता है। तो आप सारी क्लासेस जरूर करें, रेगुलर रहें क्लासेस में। आप रेगुलर रहेंगे तो हमें भी रेगुलर रहने का मन करता है। अगर आप कम आते हैं क्लासेस में तो हमारा भी मनोबल टूट जाता है, ठीक है। ये एक बिल्कुल मैं रियलिटी कह रहा हूँ। तो आपसे हमारा मनोबल बनता है। बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हमारा पढ़ाया हुआ मेहनत बच्चों के काम आई। और बच्चे बहुत कम आते हैं तो हमारा मनोबल भी डाउन आ जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे के मोटिवेशन के रूप में हम यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई क्लास में। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन, ठीक है। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन चीज़ें, काम की चीज़ें मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और अगर आपको ये पसंद आया है हमारी क्लास तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको जो है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में फीडबैक दीजिए, ठीक है। फीडबैक दे के और बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और कौन से टॉपिक पे लेके आए। और आपका जो है बहुत कोशिश की जाएगी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके वो होगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।